आवश्यकता नहीं है। तो एक अच्छा इफेक्टिव आंसर लिखने के क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो एक बेहतरीन आंसर हो और इफेक्टिव हो, सामने देखने वालों को मतलब एक बेहतरीन नंबर इंक्रीजिंग हो, तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर? देखिए, पहली बात तो आंसर राइटिंग जो होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से निकलती है। वो बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह वाले प्रैक्टिस वगैरह करा दें, आपका टाइम बाउंड करा दें, वो सारी चीज़ें करा दें, बाकी वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि आपका पर्सनालिटी रिवील हो जाना है। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ अगेन। लेकिन चूंकि आपने पूछा है कि टिप्स क्या क्या मैं दे सकता हूँ, तो सबसे पहली बात, जब आप प्रश्न देखिए तो उसका अंतिम कंक्लूजन आपको क्या ले जाना है, उसको दिमाग में आपका पहला थॉट ही यही आना चाहिए कि बात यहाँ ख़त्म करनी है। ये पूछा है तो इसका अंतिम पॉइंट ये होगा, फिर वहाँ से आप उल्टा चलना शुरू कीजिए। एक नंबर बात ये हो गई। दूसरी नंबर बात ये हो गई कि आप मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है रोज़ सुबेरे उसको पढ़िए एक बार। और ये मैं हवाबाजी नहीं कह रहा हूँ, या तो लिख के चिपका लीजिए या उसको पढ़िए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर आप दिन भर में जो भी कुछ पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, कोई टीवी पे डिबेट देखेंगे, राज्यसभा टीवी, कहीं कुछ भी आप देखेंगे, तो जो मेंस का सिलेबस आपने अगर पढ़ा होगा तो उस फ्रेम ऑफ माइंड से कि ये चीज़ यहाँ फिट हो सकती है, ये चीज़ यहाँ फिट हो सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? जी जी। क्योंकि अगर वरना फिर आप समुद्र में तैरते रह जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ। आप अपनी सवेरे बाउंड्रीज फिक्स कीजिए। और बाउंड्रीज कैसे फिक्स होंगी? जब आपको मेंस का सिलेबस जुबान पे होगा बिल्कुल। तो सिलेबस बिल्कुल याद रखिए कि ये चीज़ है। जैसे ही फिर आप कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ेंगे या कोई डिबेट देखेंगे, आपको तुरंत कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा, ये चीज़ मैं GS2 के इस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं GS3 में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो सिलेबस आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए। करंट अफेयर्स है या डिबेट देखिए, ये दूसरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ कंक्लूजन पहले सोचिए। दूसरी चीज़ सिलेबस के फ्रेम में रख करके बाकी चीज़ें पढ़िए, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तीसरी चीज़, एथिक्स के केस में मैं बता रहा हूँ, एथिक्स के पेपर में आप एग्जाम्पल्स रियल लाइफ सिचुएशंस से जितने कोट करेंगे, इस बार भी मुझे एथिक्स में 108 या 118 नंबर मिले हैं PCS में अपने यहाँ, तो वो अच्छा स्कोर है। 108 नंबर भी अगर हैं तो भी अच्छा स्कोर है, 108 ही है शायद। तो एथिक्स में आपको मैं यही कहूँगा कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जो करंट अफेयर्स में आप चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे यूक्रेन में जो हो रहा है, जो सिविलियंस के ऊपर भयानक हथियारों से हमला हो रहा है, या कहीं पर भी जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स हैं या एथिकल की, अगर आप कोई किसी को, चाइना जो फाइनेंसिंग कर रहा है और उसके बदले में जिस तरह की कंडीशनिंग ले रहा है कंट्रीज से, जो गरीब मजबूर देश हैं उनसे, इन सारी चीज़ों का एक एथिकल एंगल होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग एथिक्स के पेपर को समझते हैं कि ये सिर्फ बुक से हो जाएगा, नहीं, एथिक्स में भी करंट अफेयर्स मिलाइए। रियल लाइफ सिचुएशंस, एग्जाम्पल्स, देश दुनिया में जो चीज़ें घट रही हैं उनको लेकर के आइए, उदाहरण के रूप में उनका एथिकल एंगल सोचिए। जब आप लेक्सिकॉन या एथिक्स की बुक पढ़ लेंगे तो आपको एक एथिकल थिंकिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी। क्या वर्चूज़ हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उस पर्सपेक्टिव से फिर आप चीज़ों को देखिए और एग्जाम में कोट करिए, लिखिए। ये तीसरी टिप हो गई, क्योंकि एथिक्स का पेपर है जो आपको बना सकता है और बिगाड़ सकता है जी। तो तीसरी मेरी टिप हो गई, एथिक्स में करंट अफेयर्स को मिक्स कीजिए, और हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। जब आप करंट अफेयर्स पढ़िए ना, तो वहाँ पर एथिक्स लिख करके, मैं लिख के गोली बना देता था कि इसको मैं एथिक्स में यूज़ कर सकता हूँ, एथिक्स के आंसर में। तो वो एक चीज़ हो गई, तीसरी टिप। चौथी मेरी बात ये रहेगी कि आप जो रैंडम चीज़ें, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स के अलावा भी रैंडम चीज़ें, जैसे राज्यसभा टीवी है और बहुत सारी अच्छी अच्छी डिबेट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, पब्लिक लेक्चर्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पब्लिक लेक्चर्स होते हैं, उन चीज़ों को आप ब्राउज़ कीजिए। विदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यहाँ की हैं, यूनाइटेड नेशंस के, यूनिसेफ वगैरह के पब्लिक लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े रहते हैं। ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपकी कॉपी बाकियों से अलग दिखेगी। ये वो चीज़ें हैं जो कोचिंग में नहीं बताई जाती या लोग करने में आलस करते हैं, बट यकीन मानिए यही चीज़ें हैं जो आपकी रैंक बनाती हैं जी। जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई, कम से कम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है। तो कंक्लूजन सोच लीजिए, एथिक्स में करंट अफेयर्स को मिक्स कीजिए, करंट और सिलेबस की बाउंड्रीज में बाकी चीज़ें पढ़िए, और रैंडम नॉलेज जो है, पब्लिक लेक्चर्स हैं, राज्यसभा टीवी डिबेट्स है, इन सबको अगेन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा अब UC बर्कले का पूरा वही लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए, बट जो चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट हैं उनके लिए रैंडम जो नॉलेज है, जो प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च पेपर्स बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आप थोड़ा नज़र मारिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें आपके आंसर को स्पेशल बनाएंगी। तो ये 4-5 चीज़। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा कि डे 1 से राइटिंग करनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वो छूट गई थी बात। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
मेंस में अगर आप आंसर छोड़ के आते हैं तो आपसे बड़ा क्रिमिनल कोई जी। नहीं। अब वो आपको कैसे पूरा करना है वो आप देखिए। और टेक्निकल एजुकेशन, हमने टेक्निकल ग्रेजुएशन है मेरा, बीटेक किया है मैंने। जी बीटेक करने के बाद करीब 5-6 साल मैंने प्राइवेट नौकरी करी है, भारत में भी विदेश में भी। लार्सन एंड टोरबो जो भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल है, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर होकर के मैंने रिज़ाइन किया है। और एज ए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट भारतीय नेवी के लिए भी कंसल्टेंसी दी है, इंडियन नेवी के लिए। तो ठीक ही ठाक मेरी कॉरपोरेट जर्नी रही है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से सर्टिफाइड RSO हूँ 48th बैच का। तो कॉरपोरेट नौकरी मेरी ठीक ठाक रही है। एक NDT सर्टिफिकेट, एक NDT चीज़ होती है मटेरियल की टेस्टिंग की, उसमें मैं 5 मेथड में अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से लेवल 3 सर्टिफाइड हूँ। तो ये सारा कुछ था। प्राइवेट लाइफ ठीक ही ठाक चल रही थी। फिर वहाँ से मुझे UPSC का कीड़ा काटा और मैं जी प्रशासनिक सेवाओं की तरफ शिफ्ट हुआ। चौथी चीज़ होती है लक्ष्मीकांत। वो कवर टू कवर पढ़नी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो बिल्कुल पढ़नी है। आप चाहे IAS बन रहे हो, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपको लक्ष्मीकांत का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्मीकांत मैंने इतनी बार पढ़ी है कि मुझे याद ही नहीं है कि वो उसका क्या हाल मैंने कर दिया किताब का पढ़ के। तो लक्ष्मीकांत का कोई विकल्प नहीं है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये हो गई पॉलिटी की बात। इतिहास में मैं आप यही बात कहूँगा, अगेन मैं स्टेट PCS के ओरिएंटेशन से बता रहा हूँ। जी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक या कोई भी जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक अच्छी लगे, NCERT पढ़ने के बाद जी कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। और जो एंशियंट वाला पार्ट है उसको मैं बहुत ज़्यादा समय देने को नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें 2-4 अतरंगी सवाल मिल ही जाने हैं। वो कितना भी आप पढ़ लोगे वो समय बहुत लेता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं एंशियंट में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे अशोक से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उनके स्तंभ वगैरह हो गए, जैन धर्म से संबंधित चीज़ें, बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो रिपीटेडली पूछी जा रही चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अगर आप कवर कर लेंगे तो वहाँ से आपका एंशियंट कवर हो जाएगा। मेडिवल में भी यही है, ट्रिक वाली चीज़ें, मतलब जो पास्ट पेपर्स उठा करके देखिए, जो जहाँ से आसपास से चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में किसके बाद कौन आया, या जो किताबें हैं किसने कौन सी लिखी, मैचिंग वाले सवाल, उस तरह की चीज़ें। अगेन वो ट्रायल एंड एरर है, पास्ट क्वेश्चंस उठा करके देखिए 10-12 साल के, उतने क्वेश्चंस ही पढ़ लीजिए, या कुछ अगल बगल और आपको देखना। बहुत ज़्यादा समय ऊर्जा एंशियंट और मिडवेल पे खर्च करने को मैं नहीं कहूँगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से कीजिए, राजीव अहिर की किताब पढ़ लीजिए या कोई भी और जो किताब पढ़नी है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका मेंस में भी काम आता है। और वो और भी जगहों पे आपको, आपके पास अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बैकग्राउंड रहता है तो वो और जगहों पे मेंस में इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने में काम आता है। मेंस के लिए अभी या फिर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जो थोड़ा बहुत मेरे पास जानकारी है वो शेयर कर देंगे। फिर ज्योग्राफी के लिए कुछ चीज़ें NCERT में भी स्पेसिफिकली जो क्लास 11th वाली NCERT है, फिजिकल ज्योग्राफी करके जो किताब है, वहाँ से सवाल आते हैं, अभी भी आते हैं, उसको नहीं स्किप कर सकते, वो महत्वपूर्ण है। बाकी ज्योग्राफी में भी मैं कहूँगा पास्ट क्वेश्चंस, तो एक एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आपको पास्ट क्वेश्चंस ज़रूर करके जाने हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में भी जो नदियों वाले या रिसोर्सेज आपको किस रीजन से क्या मिल रहे हैं, और मैचिंग के जो सवाल घाटियों वाले, ट्रेंचेस वाले, ये सारे सवाल रिपीट होते हैं। अगर सवाल नहीं रिपीट होंगे तो भी आप अगर पास्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो एटलीस्ट आप ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लेवल तक आ जाएंगे। इसलिए ज्योग्राफी के लिए भी मैं कहूँगा कि पहले बात तो NCERT अच्छे से पढ़ लीजिए और पास्ट क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। ज्योग्राफी में भी फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि GC लियांग या वो सब पढ़ने का, वो कुछ बहुत, आप अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ेंगे तो आपको नुकसान करेगा, बट प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में आपके पास हमेशा समय का अभाव होता है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कि हम कितना समय लगा रहे हैं और उसमें से कितना निकल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा। बाकी अगर समय है तो महेश बर्नवाल की एक किताब है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी ठीक है। बट अगेन NCERT अच्छे से पढ़िए, पास्ट क्वेश्चंस देखिए। तो ज्योग्राफी के, अच्छा ज्योग्राफी के अभी सवालों का भी ट्रेंड कुछ कम हो गया, कुछ घट गए हैं, तो हो जाएगा। बाकी अगर इंटरेस्ट है तो महेश बर्नवाल पढ़ने में नुकसान नहीं है। जी थोड़ा सर अब बात करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए, अगर जनरली लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बताइए, क्योंकि मेंस तो, हाँ तो मैं प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ। तो ये अभी तक जो सारी बात की, लक्ष्मीकांत की, हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, इकोनॉमिक सर्वे की, बजट की, ये जो सारी अभी 4-5 चीज़ें बताई हैं, इतना ही कर लेने से प्रीलिम्स हो जाएगा। बाकी इसके बाद एक चीज़ और बच जाती है, यूपी स्पेशल, जो कि लोग इग्नोर करते हैं। और RO की जो परीक्षा होती है
उसमें तो कम से कम आप ये मान के चलिए 20 से 25 सवाल यूपी स्पेशल के आते हैं। स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें थोड़े कम रहते हैं, लेकिन आरओ की जो परीक्षा होती है उसमें यूपी स्पेशल डिसाइडिंग होता है, क्योंकि जो यूपीएससी वाले लोग होते हैं या एसडीएम बनने वाले लोग होते हैं वो यूपी स्पेशल को थोड़ा सा कम अटेंशन देते हैं। और आरओ की परीक्षा में यूपी स्पेशल डिसाइडिंग होता है, टेढ़े सवाल भी होते हैं। इसलिए जो लोग प्रीलिम्स जिनका नहीं निकल रहा है और आरओ में इंटरेस्टेड है उनसे मैं ये कहूँगा कि यूपी स्पेशल कोई भी एक किताब, परीक्षा वाणी खरीद लीजिए, घटना चक्र खरीद लीजिए, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मटेरियल है कोई भी आप, लेकिन यूपी स्पेशल प्लस यूपी करंट वो अच्छे से करके जाइए। 20-22 सवाल, आपके 20 सवाल तो कहीं नहीं गए हैं, वहाँ से मिल जाने हैं।